नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। कर्नाटक के साबिक वजीर आला BS येडियुरप्पा के अपने ओहदे से इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई ने रियासत के नए वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया और 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक रियासत के 23वें वजीर आला बने। बोम्मई के बतौर वजीर आला ओहदा संभालने के 1 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी ने बेंगलुरु के दोड्डबल्लापुर में जनोत्सव का एहतमाम किया था, लेकिन बीजेपी लीडर प्रवीण नेटारू के कत्ल के बाद पार्टी कारकुनान में गुस्से की लहर फैल गई थी और सीएम ने आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि प्रोग्राम को मंसूख कर दिया गया है। जो भी इख्तिदार में है रियासत की तरक्की का दावा करता है। बोम्मई भी खुद को इश्तिहारात में तरक्की के अलमबरदार के तौर पर पेश करते हैं। बोम्मई के 1 साल के दौर पर नजर डालें तो उनकी असल कामयाबी ये है कि बोम्मई के 1 साल में इंतजामिया इतनी पीछे चली गई है कि कर्नाटक रियासत जूनियर उत्तर प्रदेश की तरह महसूस होती है। वजीर आला खुद उत्तर प्रदेश मॉडल की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप इस बारे में सोचते हैं कि यूपी मॉडल क्या है तो समझिए कि जिसके बारे में सोचते ही बेचैनी शुरू हो जाती है। बदउनवानी और झूठी तरक्की के जाल में फंसने के अलावा कर्नाटक में फिरका वाराना सियासत भी आगे बढ़ चुकी है। इतना कि पार्लियामेंट में बीजेपी लीडर आर अशोक ने कहा कि बोम्मई हमसे ज्यादा आरएसएस में तब्दील हो गए हैं। दूसरे लफ्जों में ये शुकूक पैदा किए जा रहे हैं कि बोम्मई अपनी सीट बरकरार रखने के लिए रियासत को फिरका परस्त एजेंटों के पास धकेल रहे हैं। बोम्मई के इख्तिदार में आने के बाद फिरका वाराना गुंडागर्दी उरूज पर है। बोम्मई ने ये कहकर उसे दुरुस्त करार दिया कि ये एक्शन का रिएक्शन है। इसको साबित करने के लिए 1 साल की मुद्दत में रियासत ने जो रास्ता इख्तियार किया है उस पर नजर डालना काफी है और यह वाज़ेह हो जाएगा कि रियासत की अवाम किस सिमत बढ़ रहे हैं। पहला है फिरका वाराना गुंडागर्दी का जवाज। जब रियासत के साहिली और मुख्तलिफ हिस्सों में मॉरल पुलिसिंग बढ़ रही है तो रियासती वजीर आला को उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिरका वाराना गुंडागर्दी को एक्शन का रिएक्शन बताकर जवाज बनाकर बेचैनी पैदा कर दी। वहीं से शुरू होने वाला जुनूनियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब टॉप गियर में आगे बढ़ रहा है और लोगों का हाल यह है कि उस चीज को वो ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि रियासत में इलेक्शन आने वाले हैं। ये सब तो होना ही है, मतलब ये कि आप इलेक्शन के करीब उनके घरों पर बुलडोजर भी चढ़ा दो, ये उसे भी यही कहकर डिफेंड करेंगे। बहरहाल बेंगलुरु में कुछ दिनों पहले एक हिंदू लड़का अपनी एक मुसलमान लेडी कलीग को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने जाता है। तब रास्ते में कुछ मुसलमानों ने मोटरसाइकिल रोकी, हिंदू शख्स को धमकाया और उस औरत को ऑटो में बिठाकर भेज दिया। इसकी वीडियो भी जारी की गई, जिसके बाद सीएम बोम्मई ने उसकी सख्त मजम्मत करते हुए 24 घंटे के अंदर मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। ये एक वाकया है। इसके बाद बेलगाम के एक पार्क में जाने वाले एक लड़के और लड़की को जदुकूब किया जाता है। मंगलूर में एक होटल में घुसकर एक जोड़े पर हमला किया जाता है। उसी मंगलूर में एक और नौजवान जो अपनी साथी को छोड़ने गया था उस पर हमला किया जाता है। दक्षिण कन्नड़ा के पुत्तूर में कॉलेज स्टूडेंट्स को इसलिए हरासा किया गया कि बस में मुख्तलिफ मजाहिब के लड़के और लड़कियां सफर कर रहे थे। उडुपी के रास्ते में जब कार में हिंदू और मुसलमान स्टूडेंट्स एक ही गाड़ी में सफर कर रहे थे तो उन्हें भी रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुसलमान साथी के साथ होटल में खाना खाने वाली खातून को धमकियां दी गईं। सिर्फ 2 ही महीनों में मॉरल पुलिसिंग के इस तरह के दर्जनों वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन रियासत के वजीर आला बोम्मई ने अपनी जबान नहीं खोली। क्यों? क्योंकि इन सब कारनामों के पीछे हिंदुत्व के कारकुनान शामिल थे। दूसरा है तब्दील मजहब की ममानत का एक्ट। माइनॉरिटीज को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस दौरान ईसाइयों की इबादत गाहों पर हमले देखने में आए, लेकिन हुकूमत ने चुप्पी साधी रही। ये इल्जाम लगाकर कि दलितों का जबरदस्ती मजहब तब्दील किया जा रहा है या लालच देकर तब्दील किया जा रहा है कहकर तब्दील मजहब पर रोक लगाने के लिए यह कानून लाया गया। लेकिन जब दलितों पर बीत रहे छुआछूत के दर्द
اور سرورنیوں کے مظالم کے بارے میں سوال کرنے پر بی جے پی اور سنگھ پریوار سے کوئی جواب نہیں ملتا، لیکن آخری لمحات کے جھٹکے کی وجہ سے بل واپس لے لیا گیا۔ تیسرا واقعہ ہے ایشورپا کا بھگوا دھوجا کیس۔ کے ایس ایشورپا نے کہا تھا کہ ہم ایک نہ ایک دن لال قلعے پر بھگوا پرچم لہرائیں گے۔ اپوزیشن نے آواز اٹھائی کہ قومی پرچم کی توہین کی گئی ہے۔ کانگریس ممبران اسمبلی نے ایوان میں ترنگا جھنڈا تھام کر احتجاج کیا، جبکہ بی جے پی لیڈروں نے ایوان میں ہی ایشورپا کے بیان کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ حال ہی میں آر ایس ایس لیڈر کلڑکا پربھاکر بھٹ نے لال قلعے پر بھگوا پرچم لہرانے کے سنگھ پریوار کے اشارے کو کھلے دل سے قبول کیا ہے۔ ایک اور قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا، جس نے کافی حد تک یہ سوال اٹھایا تھا کہ 26 جنوری 2021 کو دہلی میں کسانوں کے ٹریکٹر ریلی کے دوران کچھ شرپسندوں نے لال قلعے میں گھس کر جھنڈا لہرایا تھا، اس وقت وہ خاموش رہا۔ کسانوں کو خالصتانی اور علیحدگی پسند کہنے والی میڈیا نے زبان نہیں کھولی۔ جنہوں نے بھگوا دھوجا کی حمایت کی تھی وہ آج ترنگا جھنڈے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حجاب ورسس زعفرانی شال۔ اسکولوں اور کالجوں میں مذہبی علامتیں نہ پہننے اور یکسانیت رکھنے کی شرط سے شروع ہونے والا ایک کیس انٹرنیشنل لیول پر توجہ مبذول کر کے اب سپریم کورٹ تک جا پہنچا ہے۔ اڈپی کے ایک کالج میں شروع ہونے والا تنازعہ اس وقت پوری ریاست میں پھیل گیا جب لوگوں نے سر پر کپڑے پہننے اور اس کے بجائے زعفرانی شال اوڑھنے کے خلاف احتجاج کیا۔ جب حجاب کی انکوائری چل رہی تھی تو عبوری حکم کے باوجود بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ محکمہ تعلیم نے کوئی وضاحت دیے بغیر خاموشی اختیار کی۔ حکومت یہ بھول چکی ہے کہ تعلیم بنیادی حق ہے۔ جب حجاب کا مسئلہ سامنے آیا تو بیرونی قوتوں نے طلبہ کو اکسایا اور انہیں زعفرانی شالیں پہنائی، لیکن ریکارڈ پر رپورٹ ہونے کے باوجود حکومت اپنے اکثریتی موقف پر ڈٹی رہی۔ حکومت بھول گئی ہے کہ تمام شہری ایک جیسے ہیں۔ یہ بومئی حکومت کی بڑی کامیابی ہے کہ اس نے حجاب کا مسئلہ پیدا کر دیا جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، جبکہ وزیر تعلیم بی سی ناگیش کے تعاون نے اس میں اہم رول ادا کیا تھا۔ ہرشا کا قتل کیس۔ شیموگا کے بجرنگ دل کارکن ہرشا کے کچھ مسلم نوجوانوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد ریاست نے کفن کی سیاست دیکھی۔ ایسی صورت میں کسی کو ریلی کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن کے ایس ایشورپا اور ایم پی بی وائی راگھویندرا نے ریلی کی قیادت کی۔ خاص طور پر سیکشن 144 کے دوران جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ مسلمانوں کے گھروں اور مدارس کو پتھراؤ کا نشانہ بنایا گیا۔ بے گناہ مسلمانوں کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ آگ لگائی گئی۔ یہ مظالم پولیس کے سامنے ہوئے۔ ایشورپا اور سی ٹی روی جیسے لوگ ہمیشہ کی طرح زہر اگلتے رہے، جبکہ ہرشا کے خلاف بھی کیسز تھے۔ جب حالات ایسے تھے تو وزیر اعلیٰ بومئی نے سی ایم ندھی سے ہرشا کے خاندان کو 25 لاکھ روپے دیے۔ اسی دوران ایک مسلم خاندان نرگون کے سمیر شاہپور کے کھونے پر غمزدہ تھا، جسے بجرنگ دل کے نوجوانوں نے فرقہ وارانہ وجوہات کی بنا پر قتل کر دیا تھا۔ حکومت نے اس خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنا ہی نہیں، دھرمستھلا کے کنیاڑی میں ایک دلت نوجوان دنیش کو بجرنگ دل لیڈر کرشنا نے مار ڈالا، لیکن دنیش کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ کشمیر فائلز کے لیے ٹیکس کی چھوٹ۔ بومئی نے فلم دی کشمیر فائلز کے لیے 6 ماہ کی ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا تھا، جس نے بی جے پی کے پروپیگنڈے کی اجازت دی اور کشمیری پنڈتوں کے قتل اور گھروں سے نکالے جانے کے بارے میں آدھا سچ بتایا تھا۔ وویک اگنی ہوتری کے ڈائریکٹر میں بننے والی اس فلم کو، جو پوری مسلم کمیونٹی کو مجرم قرار دیتی ہے اور کشمیریوں کو نظر انداز کرتی ہے، اس کو بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں ٹیکس میں چھوٹ دی گئی اور بومئی نے ایک قدم آگے بڑھ کر 6 ماہ کی چھوٹ کا اعلان کیا تھا۔ مسلم کمیونٹیز کو کاروبار سے خارج کرنے کا رجحان۔ مسلم دکانداروں نے حجاب کے حکم کے خلاف احتجاجاً بند کر کے ایک روزہ بند منایا، جو ساحلی علاقوں میں بھی کامیاب رہا، اور احتجاج کرنا ہر ایک کا آئینی حق بھی ہے۔ حجاب کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اس طرح ہائی کورٹ کا فیصلہ حتمی نہیں ہے۔ جب سپریم کورٹ نے سبری ملا میں خواتین کے داخلے کو لے کر فیصلہ دیا
तो संघ परिवार ने एहतजाज किया था, लेकिन जिस वजह से मुसलमान ताजिरों ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया, वहां मुस्लिम ताजिरों को हिंदू मेलों और त्योहारों में शिरकत से रोकने के रुझानात थे। इसको भी बीजेपी हुकूमत ने जायज करार दिया। बोम्मई हुकूमत ने कहा कि हिंदू मंदिरों के इहाते में दूसरे मजाहिब के कारोबार पर पाबंदी आयद थी। स्कूल सिलेबस को भगवा रंग देने की साजिश। कर्नाटक हुकूमत ने सोशल मीडिया ट्रोल के शिकार रोहित चक्रातीर्थ की सरबराही में निसाबी किताबों का जायजा लेने वाली कमेटी तश्कील दी, जिसे कौमी शायर कोयम्पू के गीत के साथ छेड़छाड़ के इल्जामात का सामना करना पड़ा। लेकिन बगैर किसी मैंडेट के इस कमेटी ने निसाबी कुतुब पर नजरसानी की। इस कमेटी की तरफ से पहली से 10वीं जमात की निसाबी किताबों में जो ज्यादातर एक ही कम्युनिटी के लोग शामिल थे, उनकी नजरसानी तशवीशनाक थी। इस कमेटी की तरफ से पहली से 10वीं जमात की निसाबी किताबों में जो ज्यादातर एक ही कम्युनिटी के लोग शामिल थे, उनकी नजरसानी तशवीशनाक थी। ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि हुकूमत ने एक साबिक पोस्ट फैक्टो ऑर्डर के जरिए बगैर किसी हुक्म के नजरसानी को कबूल किया था। उन तहरीरों के बारे में एतराजात उठाए गए जो बच्चों के जहनों में हिंदू मजहब को बिठाते हैं और वेदिकिज्म की तारीफ करते हैं। आरएसएस के बानी हेडगेवार का एक सबक शामिल किया गया। हेडगेवार ने भगवा ध्वजा के बारे में जो कहा, उसमें भगवा लफ्ज को छुपाकर ध्वजा का इस्तेमाल किया गया। बसवना को वेदिकिज्म की नजर से देखा जाता था। पेरियार और नारायण गुरु के असबाख को 10वीं क्लास के सोशल साइंस कोर्स में डाला गया। आइन के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नजरअंदाज किया गया। अगर हम निसाबी किताब के बारे में लिखते और बात करते रहें जो बच्चों के जहनों में एक तंग नजरी पैदा करती है, तो ये एक ना खत्म होने वाली कहानी बन जाएगी। हाय अफसोस रियासत की बदहाली पर। बड़े पैमाने पर जद्दोजहद के बाद हुकूमत ने अपनी गलतियों को सुधारने का वादा किया, लेकिन निसाबी किताब में सिर्फ 8 गलतियों को दुरुस्त करने का हुक्म दिया गया। मसूद, प्रवीण और फाजिल का कत्ल। मसूद नामी एक मुस्लिम नौजवान का हाल ही में दक्षिण कन्नड़ जिला के सोलिया तालुके के बेलारे में कत्ल किया गया था। मसूद को कुछ गुंडों ने मामूली वजह से हमला करके कत्ल कर दिया। बाद में उसी बेलारी में बीजेपी लीडर प्रवीण नेटारो को भी कत्ल कर दिया जाता है। इस सब के एक दिन बाद ही मंगलूर के सूरतकल में बजरंग दल के गुंडों ने फाजिल नामी एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। इन वारदातों के पीछे फिरकावाराना मुनाफरत के इम्कानात ज्यादा हैं। केस की तफ्तीश जारी है, लेकिन इन मामलात में हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदामात ही आइन का मजाक उड़ाते हैं। ना हुकूमत ने मकतूल मसूद के लिए मुआवजे का ऐलान किया और ना ही फाजिल के लिए। हुकूमत ने यहाँ भी इम्तियाजी पॉलिसी अपनाई। बीजेपी के नुमाइंदों ने प्रवीण के घर का दौरा किया, लेकिन मासूम मसूद और फाजिल के घर वालों से मिलने और उनको तसल्ली देने के लिए नहीं गए। वजीर आला का ये रवैया बहुत बचकाना था, क्योंकि उन्होंने हलफ लिया था कि वो आइन की पासदारी करेंगे और किसी जात की बुनियाद पर इख्तिदार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर यह सवाल भी अहमियत रखता है कि वो कारकुन कहाँ थे जो कहते हुए सड़कों पर निकल आए थे कि बीजेपी के दौर में भी हिंदुओं को मारा जा रहा है कहने वाले, जब उनकी ही पार्टी के लीडर संतोष पाटिल ने 40% कमीशन का इल्जाम लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बिल्कुल सन्नाटा। इस सब के अलावा ये भी कि नफरत के बढ़ते हुए रुझान में पुलिस का रोल भी मशकूक है। वोट की सियासत में हिसाब किताब करते हुए बोम्मई रियासत की तरक्की को भूल गए हैं। ये तमाम वाकयात नहीं बल्कि हादिसात, जिनमें से सिर्फ अहम का मैंने जिक्र किया है। अगर ये बयान किया जाए कि हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में फिरकावाराना मुनाफरत किस तरह बढ़ रही है, तो ये एक ना खत्म होने वाला अफसाना होगा। कीमतों में इजाफा, एनईपी, नीट तलबा की वापसी, तालीम, बेरोजगारी, गुर्बत, भूख, दलित, किसान, अकलियत, पसमानदा तबकात का असल दर्द, कीमतों में इजाफे की गर्मी, ये सब वो चीजें हैं जिसमें बेहतरी और सुधार का हुकूमत नहीं चाहती। इन सब की बुनियाद पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत को रियासत की अवाम की कोई परवाह है भी